बुरा मत मानना, पर तुझे अब बेटा होना मुश्किल हो गया है अभय। अचानक आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? क्या मैं ऐसे ही कह रही हूँ बेटा? चंदर की पत्नी गई है काली तीर्थ पे, साथ में गए हैं इतने सारे तंत्र साधक, और वो लोग तो बहू को सर पे उठा के नाचते हैं। और उनके साथ गया है चंदर, जिसके मन में इतना अविश्वास है। आखिरकार चला ही गया ना काली तीर्थ पे। कैसे गया? कैसे गया? बुरा मत मानना, तेरी इस सीधी साधी सोच से तुझे कैसे समझ आएगा। काला जादू, काला जादू, काला जादू किया है। काला जादू भैया पर? हाँ, वरना वो राजी कैसे हो गया? मुझे तो अब दूसरी बात का डर है। वो सब काली तीर्थ पे बहुत सारे तंत्र मंत्र पढ़ने वाले लोग रहते हैं। अगर हमारी बहू पर किसी ने जादू टोना किया तो? नहीं माँ, इतना दूर का सोचना अच्छी बात नहीं है। कुछ समझ नहीं पाता तू। बुरा मत मानना, चंदर की पत्नी को कभी भी बेटा नहीं हो सकता। और तेरी पत्नी को पता है, अगर उसको बेटा नहीं हुआ तो उसकी क्या हालत होगी। इसीलिए अब वो सारा दिन माँ काली को पुकार रही है। और अगर उस दिन की बात सही हुई तो फिर तो माँ काली खुद आई थी हमारी सरजू की वेश में। इसका मतलब स्वयं माँ काली की कृपा है हमारी सरजू बहू पर। और ये सब बातें क्या वो चंदर की पत्नी और बड़ी बहू की नजर में नहीं आई? क्या हो गया? इतनी दूर से वो लोग सरजू का क्या कर लेंगे? आप हंस क्यों रही हैं? तू सिर्फ बड़ा ही हुआ है बेटा। दुनिया की बहुत सारी बातें तुझे पता ही नहीं है। नुकसान किया जा सकता है। वैसे उसका एक बंदोबस्त मैंने कर रखा है। ए सुबाला! माँ, आखिर आप ये क्या कर रही है? सुबाला को क्यों बुला रही है? वो तो बड़ी माँ की खास है। कुछ रुपए पैसे दे मुझे। ये सुबाला बहुत सारे तंत्र साधकों को जानती है। उनसे इस तरह से काला जादू करवाऊंगी मैं कि किसी भी हालत में चंदर की बीवी को बेटा नहीं होगा। छोटी, सुबाला, तू यहाँ क्या कर रही है? नहीं, मतलब वो छोटी मालकिन ने बुलाया था, इसलिए एक बार आई। जा यहाँ से। जा कह रही हूँ। हाँ जी। रुक जा। कल से तेरा इस महल में आना बंद है। मवेशी घर में काम करेगी। नहीं मालकिन, विश्वास कीजिए, मेरा कोई दोष नहीं है मालकिन। ऐसी सजा आप मुझे मत दीजिए, मेरा विश्वास कीजिए। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, छोटी मालकिन ने मुझे बुलाया था, इसलिए यहाँ आई थी। पैर छोड़ मेरा, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती। जो कहा है वो अगर नहीं सुना तो और भी बुरा होगा। दया कीजिए मालकिन। जा यहाँ से, अभी यहाँ से चली जा। मैं कह रही हूँ ना, चुप। छोटी, इतने सालों से मैंने कभी देवर जी के परिवार और हमारे परिवार के बीच कोई अंतर नहीं रखा है, लेकिन आज तू जो करने जा रही थी, इसके बाद तो मुझे भी सोच विचार करना पड़ेगा।
क्या करूंगी मैं इसके बाद? बड़ी माँ, आप माँ को गलत समझ रही हैं। माँ शायद डर की वजह से ऐसे। अगर माँ ऐसा काम करती तो क्या मैं नहीं रोकता उन्हें? भैया बिल्कुल सही कहते हैं, ये सब अंधविश्वास और कुसंस्कार का ही परिणाम है। अब है, तेरी कोई भी बात मैं सुनना नहीं चाहती। इतने दिनों से मैं हमेशा चंदर को दोषी ठहराती थी। मैं सोचती थी कि शायद चंदर अपनी सोच जबरदस्ती तुझ पर थोप देता था और इसीलिए शायद तुम दोनों के बीच इतना मतभेद होता था। लेकिन आज जो मैंने अपने कानों से सुना है, उससे मुझे साफ तौर पर समझ आ गया कि मेरा चंदर ही सही बात कहता था। छोटी, ये बात मैं अपने पति को बताऊंगी। उसके बाद वो जो भी निर्णय लेंगे वही होगा। बड़ी माँ, हाँ, मेरी बात सुनिए। बड़ी माँ, दादी, मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। शायद कोई चोर होगा। ये घर खाली है ना, शायद उनका अड्डा हो सकता है। जाने दीजिए, मैं अभी आता हूँ। आप लोग डरिए मत। हाँ, जाइए, अंदर जाइए। ऐसा लगा वो किसी को ढूंढ रहा था। कहीं कुछ बुरा करने आया था क्या? हर कदम पर खतरा है। क्या पता घर में सब ठीक होगा ना। हे भगवान, रक्षा करना, रक्षा करना। माया, कहाँ चली गई? सुनिए, इसका एक समाधान आपको निकालना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं सुनूंगी मैं, बता देती हूँ मैं आपको। इतनी बड़ी हिम्मत, इस परिवार के सदस्य होकर किसी और सदस्य का नुकसान करवाना चाहती है वो। इतनी हिम्मत है उसकी। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी हाल में कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं बता देती हूँ, अभी आपको इसका समाधान निकालना होगा। अब क्या हुआ है वो तो बताओगी। कौन किसका नुकसान करवा रहा है? बिना जाने मैं समाधान कैसे करूँगा? और कौन? छोटी। मैंने कभी सोचा नहीं था छोटी के दिल में इतनी जलन है मेरे लिए। आपको पता है सुबाला से वो क्या काम करवाने वाली थी? ये सुबाला बहुत सारे तंत्र साधकों को जानती है। उनसे इस तरह से काला जादू करवाऊंगी मैं कि किसी भी हालत में चंदर की बीवी को बेटा नहीं होगा। छी छी छी, ये सब तो बहुत ही घृणित काम है। और चंदर तो उसके बेटे जैसा है। मैंने तो कभी अभय और चंदर को अलग नजरों से नहीं देखा माया। मैं और आपसे क्या कह रही हूँ? छी छी, पता है माया, ये सब बातें सुन के ऐसा लगता है चंदर सही कहता है। हमारा पूरा समाज कुसंस्कार से भर गया है। मंत्र तंत्र, काला जादू वगैरह इंसान कभी सोच सकता है? समाज की बात समाज ही सोचे।
मैं तो समाज की मुखिया नहीं हूँ। मेरी चिंता मेरे बेटे को लेकर है। पहले मैं अपने बेटे के बारे में ही सोचूंगी। मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो, भगवान, कोई नुकसान ना हो उसे। सुनिए, इस अन्याय का एक समाधान आपको निकालना ही पड़ेगा। आप देवर जी को बुलाइए। आ जाओ भाभी। देवर जी, अंदर आ जाइए आप। आपको जरूर छोटी ने यहाँ भेजा होगा, जिससे मैं आपके भाई को कुछ ना बता पाऊं, इसीलिए। लेकिन नहीं देवर जी, आपके भैया इस परिवार के मुखिया हैं। इनको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने इनको सब कुछ बताया है। अभी इनको जो ठीक लगे वही करेंगे ये। मैं किस मुंह से माफी मांगू भाभी? देवर जी, नहीं भैया, आप क्यों हमसे माफी मांगोगे? बताइए। आपका तो कोई दोष नहीं है इसमें। आपका सिर्फ एक ही दोष है, आपकी पत्नी को आप जरा सा संभाल नहीं पाते हो। देवर जी, मैं अभी भी इस उम्र में आपके भैया से आज भी बहुत ज्यादा डरती हूँ। और आपका बेटा, आपकी पत्नी आपका योग्य सम्मान नहीं करते। लेकिन देवर जी, इस बार छोटी ने सारी सीमाएं पार कर दी है। इस बार आपके चुप रहने से नहीं चलेगा, आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा। हाँ, और आप सही कह रही हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बहू को गलत तरीके से डांटो, लेकिन कहीं तो लगाम खींचनी ही पड़ेगी, है ना? काली, मैं, तुम और मजला, हम तीनों ने मिलके बहुत तकलीफ सह के, मेहनत करके आज इस घर को किसी अच्छे पायदान पर ला पाए हैं। हमारे बीच कोई द्वंद्व नहीं है काली, तो बहू खामखा ऐसा द्वंद्व क्यों खड़ा करना चाहती है? भैया, मैं बात करूंगा अभय के माँ के साथ। भाभी, हमें माफ कर दीजिए, और अब कभी भी कोई भी ऐसी गलत बात नहीं सोचेगा। देवर जी, जो होना था वो हो चुका है भैया। सुनिए देवर जी, आपको, मछली देवर जी को इस परिवार में बहू बन के आने के बाद से मैंने अपने भाई की नजरों से देखा है। मेरा तो कोई सगा भाई नहीं है। आप लोगों को मैंने वही जगह दी है। देखना देवर जी, ये अनमोल रिश्ता कोई तोड़ ना पाए। आप देखना, आप जरूर देखना। जरूरत पड़ने पर आप जरा सख्ती से काम लो देवर जी। नहीं छोटे मालिक, हम लोग नदी के आसपास भी नहीं हैं, और इतनी रात गए नाव को इधर लेकर आना असंभव है। क्या करूं मैं? आसपास कोई इंसान भी तो नहीं है जिसे हम पूछ सकते हैं। लेकिन सरदार, नाव में खाने पीने का और दूसरा जरूरी सामान भी है। रात कैसे निकालेंगे? तुम और एक बार जाओ, जाके आसपास अच्छी तरह तलाश करो। जाओ। ठीक है छोटे मालिक। ए, आओ तुम लोग मेरे साथ, सब लोग आओ, चलो। ओ चंदर, नाव का कुछ पता चला? मैं तो विधवा हूँ, बिना खाए रह सकती हूँ, लेकिन तुम पुरुष लोग, घर की बहुएं, क्या खाओगे? दादी, नाव को तलाशने की कोशिश जारी है। इतनी अनजान जगह है और उस पर इतना अंधेरा। देवर जी, आप जरा बैठिए। छोटी बहू, देवर जी को पानी लाकर दे। भाभी, पानी कौन लेके आया? छोटी बहू, साथ में पुत्तू भी गई थी। बड़ी बहू, एक काम कर, आजा। ये लीजिए।
इस अंधेरे में बाहर क्यों निकली थी? आपको तो पता है रात को रास्ते पर चलना मेरी आदत है, नहीं तो क्या उस दिन आपको गड्ढे से निकाल पाती। रानी, अभी तुम एक बेटी की माँ, क्या वो आदत तुम में अब भी है? देवर जी कह रही थी कि पालकी में चूड़ा और गुड़ रखा है, किसी को भेज के मंगवा लीजिए, कम से कम कुछ जाएगा पेट के अंदर। भाभी, सिर्फ मुझे भूख नहीं लगी है, आप भी तो भूखे होंगे। लेकिन आपकी मिट्टी की प्रतिमा क्या कर रही है? वो कुछ व्यवस्था करवा सकती है, खाना पीना दे सकती है। क्यों रानी, कुछ गलत कहा? जब माँ के दर्शन के लिए निकली हूँ तो माँ जरूर कोई ना कोई व्यवस्था करेंगी, आप देख लेना। हाँ, व्यवस्था होगी, लेकिन वो कल सुबह। तब तक नाव भी मिल जाएगी, खाना पीना सब सामान मिल जाएगा, और तुम लोग कहोगे माँ की कितनी असीम कृपा है, उन्होंने सब कुछ लौटा दिया। चंदर, हर बात पर नास्तिक जैसी बातें मत कर। देख रहा है ना कितनी मुसीबत है, उनको पुकार मत, लेकिन नजरअंदाज भी मत कर। दादी, आप लोगों की मूर्ति में कितनी शक्ति है ये देख रहा था। जो भी हो, अगर आप लोग नहीं खाएंगे तो वो चूड़ा गुड़ मैं भी नहीं खाऊंगा। आप लोग उपवास करेंगे, मैं भी करूंगा। अगर आसपास कोई घर मिल जाता तो? मैं बाहर निकल के जरा देख के आऊं? खबरदार छोटी बहू, बहुत साहस है ना तुझ में, अकेले बाहर जाना है। दादी, ये बाहर क्यों जाना चाहती है आप समझ नहीं पा रही हैं। आसपास कोई भगवान की मूर्ति ढूंढेगी, उसके बाद उनसे खूब झगड़ा करेगी, कहेगी अभी खाना भिजवाओ, नहीं तो कट्टी। क्यों रानी, सही है ना? जो भी हो, तारापीठ की ओर जा रहे हैं, कोई चमत्कार तो तुम्हें देखना ही है ना? चंदर, तू भी ना। तुम कौन हो? मैं पास ही रहती हूँ। सुना है तुम लोगों के खाने से भरी हुई नाव नहीं मिल रही। मैंने सोचा कि तुम लोग खाली पेट रहोगे, इसीलिए थोड़ा खीर लेकर आई हूँ। ये लो, रात को बिना खाए सोना मत। तुमने क्यों तकलीफ उठाई? वैसे अच्छा ही हुआ, हम सब आराम से खा सकेंगे। रुको, मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज देती हूँ, अकेले इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं। सुनिए जी, आप लोग किसी सिपाही को भेज दीजिए ना इसके साथ। किसको? किसकी बात कर रही हो रानी? ओ माँ, वो चली गई, यहीं पर तो थी अभी। उसी ने सबके लिए खीर दी है। कौन देकर गई है? ओ दीदी, एक औरत देकर गई है, अंधेरे में चेहरा ठीक से देख नहीं पाई मैं। आप बैठिए, मैं ये खीर पत्ते में परोस देती हूँ। जा, पत्ते तो लेकर आ, जा। दादी, मैं नहीं खाऊंगा, और इतनी सी खीर से किसका पेट भरेगा? चुप हो जा। पहले पुरुष खाते हैं, फिर महिलाएं खाती हैं, यही नियम है। दादी, अगर इतनी सी खीर मैं खाऊंगा तो आप लोगों के लिए कुछ नहीं बचेगा। ला, बिछा दे। चंदर, बैठ यहाँ।
छोटी बहू, और बातें ना बढ़ा के देवर जी को खीर खिला। भाभी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा।